बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। आपका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है ना। और इसके अंदर सारे के सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली 3 क्लास के अंदर आपको 13 का चैप्टर जो है 13 का पार्ट जो हमारा है हमारा पर्यावरण, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें किस प्रकार से उसे करना है। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी अध्याय जो आपका फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का, उसका हम पूरा करने वाले हैं। इसमें हम काम करेंगे अपने एक नए तरीके से। आगे जो भी चैप्टर होंगे सभी में यही तरीका हम काम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं वो देखना यह है कि हमें सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे छोटे वाले जिसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर हम बात करें रिक्त स्थान की, और फिर बात करेंगे हम लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक और जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शायद कुछ बड़ी ना हो और इसी की मैं उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे वीडियोज में आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मेरे से बन पाएगा। ठीक है, तो आज हमारे स्टार्ट होने वाला अध्याय जो आपका पहला है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस पाठ का पूरा निचोड़ हम निकालने वाले हैं। ध्यान से देखना है, बनते रहना है और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये वीडियो मिले, उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जैसे मैं अगले चैप्टर का नोट्स डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसे वीडियो पूरा क्लास आप लेते हैं उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसे लगे। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा, अब आज पढ़ने वाले हम अध्याय 1। अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे हम आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखो इसके अंदर हमें किस तरह से कुछ पढ़ना है वो देखते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं एक एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ समझेंगे कि हमें पहले ये समझना जरूरी है कि ये इसमें अंदर जो पेट चैप्टर है वो किस तरह से आता है और किस प्रकार से हमें करना है। देखिए हाँ, इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन पैटर्न लिख लीजिए आप। क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से रहता है इसके अंदर देखो, अंक भार, ये जो चैप्टर आपका है पार्ट जो है ये आपका अध्याय है, ये अंक 6 का आएगा। कितने का आएगा? 6 अंक का आएगा, जिसके अंदर आपके 2 रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 क्या रहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। 1 रहेगा आपका रिक्त स्थान रहेगा, और 1 रहेगा आपका अति लघु उत्तरात्मक, और 1 रहेगा आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कुल मिला के देखें तो कि देखो 2 वस्तुनिष्ठ के मतलब कि 2 नंबर यहाँ के हो गए, और 1 3 नंबर, और 3 और 1 4, और 4 2 6 नंबर का टोटल आपका चैप्टर आने वाला है। ठीक है, अब बात करूंगा मैं सबसे पहले जो भी हमारे जो क्वेश्चन है ऊपर वाली उसको देखेंगे, रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं, एक एक करेंगे। क्वेश्चन साथ में लिखते जाना, नोट करते जाना, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से सारे सारे मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि हम मिशन जो 100 आपकी 100 वाली है उसका सोल्यूशन पूरा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, उसके अंदर देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो भी है वो सारे के सारे मैं कवर करवाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस का 2Al बराबर में आपका क्या निकलेगा? Al2O3 प्लस का 2Fe। ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये बोल रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं वो देखना। ऑप्शन का आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको आप समझना है कि किस प्रकार से ये बोल रहा है। यहां पर देखिए, अब आपको मैं समझाता हूं। यहां पर आपका आंसर क्या होगा वो देखना। यहां पर आंसर होगा आपका, देखिए यहां पर देखिए Fe2, मैं वापस लिखता हूं एक बार रिएक्शन को। Fe2O3 प्लस का 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल रहेगा Al2O3 प्लस का 2Fe। ये आपका रहेगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से 2 चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पर ये 2 है ये रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो 2 है वो रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये लगाना जरूर है हमें, क्योंकि इससे जो समीकरण वो आपकी संतुलित होगी, इसलिए यहाँ लगाया गया है। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझ सके अच्छे से कि इसमें आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं, मतलब कि 3 है यहाँ पर आपका इसके अंदर जो भी शामिल हुए हैं वो है फेरस हुआ है, ऑक्सीजन हुआ है, और क्या हुआ आपका
एल्यूमिनियम यहाँ पर कंटेन हुए हैं। तो देखना है, फेरस है। अब फेरस देखिए यहाँ किसके साथ में था, पहले ऑक्सीजन के साथ में था, तो मतलब फेरस का बॉन्डिंग था ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, आगे वाले पार्ट के अंदर इसको आप ए पार्ट दे दीजिए। एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही आपको पहचाना है कि रिएक्शन ऐसी कौन सी है ये। ठीक है, तो ए पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर जो फेरस है इसका बॉन्डिंग किसके साथ बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ में बन रहा है। आगे हम चेक करेंगे बी पार्ट के अंदर, यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंगल में है, मतलब कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका अकेला रखा हुआ है। आगे मैं बात करूँ अगले वाले टॉपिक में, तो यहाँ पर देखिए जो एल्यूमिनियम का बॉन्ड है वो किसके साथ बन गया, ऑक्सीजन के साथ में। आप ऐसे कह सकते हो जो एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन के साथ में किसका बॉन्ड बन गया, एल्यूमिनियम का बन गया, O3 का। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ में। अब सोचिए कि यहाँ था फेरस के साथ में ऑक्सीजन का, और यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ में होगी, एल्यूमिनियम होगी ना। तो मतलब भैया आप क्या समझे कि ये भाई ये रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है ना ये भी दगा कर गई, क्या कर गई, दगा कर गई, मतलब कि ऑक्सीजन भी दूसरे के साथ में हो ली। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन भी दूसरे के साथ में हो गई, मतलब यहाँ से विस्थापित हो गए। पहले तो किसका साथ दे रही थी, ये फेरस का साथ दे रही थी, लेकिन यहाँ पर किसका साथ देने लग गई, एल्यूमिनियम का साथ देने लगी। तो इसने क्या किया, विस्थापन किया। क्या किया, विस्थापन किया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। समझना है एक एक चीज को, एक एक चीज समझनी है। देखो विस्थापन अभिक्रिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पर Fe2O3, अब यहाँ पर 2Al लगाया था और यहाँ पर 2Fa लगाया था, ये सारी समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन लिखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन आपका है ये है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए 2PbO4, 2PbO प्लस का कार्बन है, बराबर में आपका है 2Pb प्लस का CO2, ये है आपके अभिक्रिया। इसके अंदर दे रखा है कि दी गई समीकरण के अंदर कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है आपका शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। 2 नंबर पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, CO2 अपचयित हो रही है, CO2 अपचयित हो रही है। 3 नंबर पॉइंट दे रखा है आपका, इसके अंदर दे रखा है कार्बन अपचयित हो रहा है, यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। 4 नंबर यहाँ पर हो रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है आपका वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और इसके अंदर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि ये बता क्या रहा है। अभी आपको ये क्या कर दी इसने अभिक्रिया दे दी, क्या दे दी कि विस्थापन अभिक्रिया दे दी। पहले वाले का आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, इसने दे रखा कि 2PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड प्लस का कार्बन, अगर लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या दिया इसने 2Pb, मतलब लेड अलग छट गया और ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है कि बताइए कौन से का अपचयन हो रहा है और कौन से का उपचयन हो रहा है। अब सबसे पहले जो इसके अंदर मेन चीज आती है वो ये आती है, एक डाउट रहता है, कंफ्यूज रहता है कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपचयन, पहले बात करूंगा मैं किसकी, अपचयन की। अपचयन के अंदर देखिए, और दूसरा बात करूं मैं किसकी, उपचयन की, किसकी, उपचयन की। देखिए दूसरी बात करूंगा मैं किसकी, उपचयन की बात करूंगा। तो पहला आपका अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब देखिए जब शरीर के अंदर अपच पैदा होती है, मतलब खाने की स्थिति क्या हो जाती है, अपचन हो जाता है, मतलब खाना पकता नहीं है, मतलब कि शरीर के अंदर एसिडिटीज बढ़ जाती हैं। तो वो क्यों होती है, अपच क्यों होती है, हमारे शरीर के अंदर खाना पचता नहीं है। जैसे ही हमारे शरीर में अपच होती है तो हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। ठीक है ना, घुटन सी महसूस होने लगती है। घुटन महसूस होने का मतलब ये होता है क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आपका उसकी तो कमी हो जाती है और जो हाइड्रोजन है उसकी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, इसमें ये हो जाएगा। और बात करूँ मैं उपचयन की, उपचयन में आपका जो शब्द पहला है ये आपका उपचार है। क्या है, उपचार। अब आप गौर करना कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर
उपचार हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम उपचार होता है जो मतलब रोगी हो जाएगा वो, और रोगी के उपचार के लिए हमें क्या चाहिए, इंक्रीजमेंट चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, उसके शरीर में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उपचार के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो इसलिए उपचयन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। तो यही जो मेथड है इसके ऊपर अप्लाई करना है। पहला देखिए आपका कि 2 PbO, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेड के साथ में क्या था, ऑक्सीजन थी। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन थे पहले भी, और अभी यहाँ भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन कितना था, 1 था, कार्बन भी कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर जो 2 Pb, लेड भी 2 थे, तो लेड भी 2 थे। यहाँ पर यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से कमी हो गई। तो यहाँ देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, मतलब शीशे के साथ में क्या हो रही है, अपच हो रही है। देखो अपच कंडीशन मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन घटेगी उसके शरीर के अंदर। अगर ऑक्सीजन घटेगी शरीर के अंदर तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन की मात्रा इसके साथ में देखो, यहाँ पर 2 PbO था, यहाँ पर जो लेड था बेचारा उसके साथ में ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो निकल गई। अब शरीर से ऑक्सीजन निकल गई तो कौन सी स्थिति आएगी, अपच की स्थिति आएगी। अपचन मतलब अपचयन, अपचयन हो गया ना, तो इसके अंदर आप ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये होने वाला है, मतलब कि पहले मैं ऑप्शनल करवा रहा हूँ, सारे के सारे देख लेना। थोड़ी लाइट चली गई है, अरेंजमेंट कर लेना। अब देखिए एडजस्टमेंट कर लेना। अब इसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन है कि FeH2O Fe3O4H2, यहाँ पर उपरोक्त जो समीकरण आपको दी गई है उसके अंदर Fe का गुणांक कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर बोला है Fe प्लस का H2O इज इक्वल क्या है, Fe3O4 प्लस का H2, क्या है, प्लस का H2। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिएक्शन के अंदर जो अधिकतम होगा, अधिकतम संख्या होगी किसकी, उस परमाणु की, वही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर न्यूनतम संख्या वो आपको नहीं लिखनी है, काउंट करके लिखनी है कि अधिकतम संख्या जो होगी वही आपकी उसकी गुणांक संख्या होती है। इसके अंदर यहाँ पर देखिए फेरस कितना है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, फेरस कितना है, यहाँ पर 3 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब पूछ रहा है किसकी है, हमें पूछ रहा है उपरोक्त समीकरण में फेरस का गुणांक होगा। अब फेरस देखिए, फेरस का गुणांक यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर है 3। अब देखिए मैंने आपको बताया जो अधिकतम गुणांक होगा, जो गुणांक अधिकतम होगा उसको हम लिखेंगे। तो अधिकतम गुणांक कौन सा है, ये है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा कि फेरस का गुणांक कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। लेकिन अगर आपको फेरस ना पूछे, इसके अलावा ऑक्सीजन पूछ लिया, फिर हाइड्रोजन पूछ ले, तो आपको किस प्रकार से बताना है। अगर हमें हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का गुणांक क्या लिखेंगे आप। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो हम मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का गुणांक कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के गुणांक की बात मैं करूँ तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप बताइए मेरे को। यहाँ पर ऑक्सीजन का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर है 4। तो बताइए अधिकतम कौन सा है, ए साइड वाला है या फिर बी साइड वाला। तो बी साइड वाला है, तो ऑक्सीजन का अधिकतम गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका, उसका गुणांक आपका 3। क्या है, 3 है। सेकंड क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है। क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है। चांदी की अगर बात न करूं मैं, इसके अलावा लोहे की हो गई, तांबा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर चांदी के ऊपर काली, अब मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि चांदी के ऊपर तो काली परत चढ़ेगी, जो क्या होगी, संसरण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो संसरण की प्रक्रिया क्या होती है, जब कोई लोहा या फिर कोई वस्तु, कोई धातु किसी नमी या फिर जल के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, तो क्या होती है, उसके ऊपर कुछ समय बाद में एक परत चढ़ जाती है, जिसके वह
वह क्षयित होने वाला लग जाती है, मतलब कि उसकी परत में चमक जाने लग जाती है उसकी, और अलग रंग की परत चढ़ जाती है। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संक्षरण कहते हैं। उसका उदाहरण मैंने आपको बताया कि लोहे पर तो चढ़ती है भूरे रंग की परत, क्या चढ़ती है, भूरे रंग की परत, और तांबे पर चढ़ती है आपकी हरे रंग की परत। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आए कि चांदी के ऊपर काले रंग पर चढ़ती है, तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संक्षरण कहते हैं। इसके बजाय अगर आपका ये आए ना कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ती है तो भी क्या होगी, संक्षरण। तांबे पर हरे रंग की पड़ती है तो भी क्या होगा, संक्षरण होगा। आगे देखिए, आगे है इसके अंदर, लोहा चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है, लोहा चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है। देखिए, लोहा चूर्ण की बात कर रहा है, उस पर डाल रहा है तनु HCl। तो यहां पर देखिए, लोहा चूर्ण की बात मत करो, यहां पर फेरस हो गया और HCl डाल रहा है, क्या डाल रहा है, HCl। तो क्या होगा, FeO2 प्लस का H2O। क्या ये सही है। देखिए यहां पर फेरस कितना है, 1 है, यहां पर ही फेरस कितना है, 1 है। यहां पर देखिए, क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो फेरस है वो इसके साथ में ऐड होगा। तो FeCl2 क्या हो, FeCl2 तो फेरस कितना है, 1, और यहाँ भी फेरस कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर है क्लोरीन 2, तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो यहाँ कर दो में 2 से गुणा। तो Fe प्लस का 2HCl बराबर FeCl2। अब यहाँ पर निकल जाएगा H2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लोहा चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है, यहाँ पर फेरस क्लोराइड बनता है और H2O निकलता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका CO2। क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हो जाएगी आपकी कौन सी गैस मुक्त होगी, CO2 गैस मुक्त होगी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है। अब अभिक्रिया क्या होती है, इस तरफ तो होते हैं आपके अभिकारक, अभिकारक A प्लस का अभिकारक B बराबर क्या बनता है आपका, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ C। तो रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, किसी अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, पदार्थ कौन से बता रहा हूं मैं, रासायनिक परिवर्तन किस में होगा, अभिकारकों में होगा। कहां पर होगा, अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अभिकारकों में अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तभी तो हमारे पास में उत्पाद बनेगा ना। तो देखा है, तो रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनता है ना, और प्रोडक्ट तभी बनता है जब उनमें कोई प्रोसेस हो, रिएक्शन हो, और रिएक्शन तभी होगी जिसमें अंदर क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो। तो इसमें क्या है, रासायनिक है, और रासायनिक पदार्थों क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कुछ नए पदार्थ बनते हो, जैसे गैस हो गई, कुछ अन्य पदार्थ बने, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह भौतिक परिवर्तन की बात मैं करूं तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है अभिक्रिया प्लस अभिक्रिया। अभिकारक में जैसे अभिक्रिया होती है अभिकारकों के साथ में अभिकारकों की, तो क्या होता है, उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला वो होने वाला है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। ठीक है, आगे देखो, आगे है इसका लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हम करने वाले हैं पहले। अब देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, जो ऐड नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शनल के अंदर वो है आपका कि 2 mg प्लस का O2 यहाँ पर इक्वल बन गया 2 mg, मतलब 2 मैग्नीशियम जो धातु है उसका हम जैसे ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रही है, दहन की प्रोसेस हो रही है। तो आपके अंदर क्या होगा, जैसे आप अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे धातु अधातु, उसके अंदर पढ़ेंगे दहन क्या होता है, मतलब कि कंबुशन क्या होता है इसके अंदर देखेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम का अणु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहता है, जलाया जाता है, तो हमारे पास ये बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई जाती है, मतलब कि धातुओं को ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, उनका दहन होता है, और जैसे क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनते हैं। तो ये बोल रहा है कि यह किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, किस प्रकार की बेड़ा का उदाहरण आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए,
2 mg प्लस O2 बराबर 2 mg। यहाँ पर क्वेश्चन दो बनते हैं। अगर आपको ये पूछे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको धातु अधातु में पूछे, तब तो आपको करना वहां पर दहन है। क्या बोलेंगे? दहन हो रहा है। किसका हो रहा है? धातुओं का दहन। या बोले कि धातुओं के दहन की अभिक्रिया को लिखिए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 2 mg प्लस का O2 ये भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी धातु लिख सकते हो। जिंक भी लिख सकते हो आप, जिंक ऑक्साइड बन जाएंगे उसके अंदर, है ना। मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएंगे। तो उसके अंदर तो हो जाएगा दहन की अभिक्रिया में ये ऑक्साइड बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर बात करूँ, अध्याय नंबर 1 की चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर बात मैं करूँ तो उसके अंदर आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए 2 mg, यहाँ पर मैग्नीशियम था प्लस में ऑक्सीजन था, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो परमाणु थे, और दो परमाणु मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब कि कोई दो मिलकर के एक बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए A प्लस का B मिलकर क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है ना, क्या हो रहा है? जुड़ाव हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? संयोजन होगा। तो इस अभिक्रिया क्या कह देंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे? संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, इसके अंदर अगर आपको ये पूछ ले कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण सहित बताइए। तो देखिए इसका क्वेश्चन आता है आपको कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सबसे पहले उस रिबन को रेगमाल से रगड़ कर क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है? ऑक्साइड की परत होती है। क्या होती है? ऑक्साइड की परत होती है, जिसके कारण जो मैग्नीशियम जो है वो जल नहीं पाता है। मैग्नीशियम रिबन जल नहीं पाता है, इसलिए क्या होता है, वो आपको जो है रेगमाल की सहायता से उस ऑक्साइड की परत को हटाते हैं पहले, मतलब रगड़ करके उस ऑक्साइड की परत को हटाते हैं, फिर क्या होता है? उसको जलाया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहते हैं। बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण जो होती हैं उनको संतुलित करने की जो विधि होती है वो क्या होती है। यहाँ पर मैं छोटा सा नाम लिख रहा हूँ आपका, HTM। क्या बोलूँगा? HTM। इसका नाम होता है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, ये है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे शुरू होने वाले फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि रिक्त स्थान शुरू होने वाले हैं, और रिक्त स्थान आपका आने वाला है इसके अंदर 1 नंबर का। अगर ये हमारे इस तरह से हो जाएंगे तो देखिए 1 नंबर का रिक्त स्थान। यही नहीं, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये तो बात कर रहा हूँ मिशन शो की। मिशन शो हम करने वाले हैं, उसके अंदर देखिए लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रस डाई ऑक्साइड। तो देखिए लेड नाइट्रोजन है, लेड नाइट्रोजन क्या होगा? PbNO2, या फिर हाँ PbNO2 लेड नाइट्रोजन। क्या ये सही है? प्लस में ये क्या बोल रहा है? उसमें वियोजन। उसमें वियोजन मतलब कि यहाँ पर बोलो H2 ले लिया मैंने, जैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रस डाई ऑक्साइड, नाइट्रस डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखने का N2O PbN2 नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस युक्त, वो क्या हो रहा है? नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है। तो वियोजन में प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है N2, PbN2O। तो यहाँ पर लिख लेगी N2O, मतलब कि नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है ना। ये गैस आपकी इसके अंदर निकलने वाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगी? नाइट्रस डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, गैस का नाम हो जाएगा नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है। कोयले का दहन, कोयले का दहन करने पर, कोयले का दहन करने पर आगे समझिए, कोयले का दहन की बात मैं करूं, कोयले का दहन करने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है? कोयले का दहन करने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है? सीधा सिंपल काम है। कोयले का दहन मतलब कार्बन का दहन। ये आपका अध्याय नंबर 4 से आया है। कौन से अध्याय से आया है? अध्याय नंबर जो 4 है आपका, कार्बन एवं उसके यौगिक, उससे आपका निकले कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। उससे निकल के आया है कि कार्बन का दहन करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कोयला हो गया कार्बन, इसका दहन मैं करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा हमारे पास में? CO2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? CO2 बनने वाला है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने क्वेश्चन शायद आपने कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे अच्छे तरीके से आपने समझे होंगे और लिख लिए होंगे, ठीक है ना। ये आपके मिशन शो की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 5 से, वो भी सारे मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी टेस्ट रख से, आपकी जो भी गाइड बुक्स है उनसे बात करूंगा मैं, जो भी मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम मिशन शो का हम बारे में कंप्लीट कर रहे हैं।
जो भी आपके मिशन हो, जो बोर्ड रिलीज करता है, उसके बारे में टोटल हम देखने वाले हैं। अब हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा रिक्त स्थान कंप्लीट कर देते हैं आज। वो देखिए, अब यहाँ पर देखो, चूना पत्थर की बात मैं करूँ तो आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इसके अंदर रिक्त स्थान का, वो ये है कि चूना पत्थर CaCO3 के उष्मीय वियोजन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। CaCO3 के उष्मीय वियोजन से बात मैं करूँ तो देखिए, यहाँ पर समझेंगे हम CaCO3 का उष्मीय वियोजन, CaCO3 प्लस का उष्मीय वियोजन मतलब हाइड्रोजन की तुलना में क्या करेंगे, तो यहाँ पर कौन सी निकलेगी, CaOH2 प्लस का यहाँ पर निकलेगी H2O या फिर CO2। क्या निकलेगी, COH2 प्लस का CO2। यहाँ पर चूना पत्थर CaCO3 के उसमें वियोजन से कौन सी गैस निकलने वाली है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, CO2 गैस। कौन सी गैस, CO2 गैस निकलने वाली है। फिर 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है कि तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। किसका उदाहरण है ये, संक्षारण का उदाहरण है। क्यों, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि लोहे के ऊपर भूरे रंग के परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काले रंग के परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे रंग के परत चढ़ना, किस चीज का उदाहरण है ये, संक्षारण की घटना का उदाहरण है। और संक्षारण क्यों होता है, जब कोई धातु नमी या फिर पानी के संपर्क में आती है तो क्या होता है, वहाँ वायु के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक अलग प्रकार की परत चढ़ जाती है, जो उसकी परत को, जो उस धातु को नुकसान पहुंचाती है, उसे बोलते हैं संक्षारण की प्रक्रिया। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, संक्षारण। क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। अब 5 का क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, आगे देखेंगे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, आपको देखिए यहाँ पर जो साग सब्जियां होती है विघटित होकर, विघटित मतलब ये होता है साग सब्जियों का जो कचरा पट्टी होता है उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, या फिर किसी भी एक स्टोर के चीज़ के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर उनको ऊपर पानी डाल करके उसको मतलब कि वायुरोधी रखा जाता है, वायु नहीं पहुंचते हैं वहाँ पर। ये क्या होती है, विघटित होती हैं। विघटित क्या होता है, जैसे अपघटन होता है, सूक्ष्म जीव उनको गलाते हैं, मतलब कि इनको गलना गलना शुरू हो जाते हैं और क्या होता है, इनसे गैसें निकलती हैं। तो देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर क्या बनती है, कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद बनना, जैविक खाद्य जो भी होती है हमारी, गोबर से खाद बनना, वो खाद बनती है। तो क्या होता है यहाँ पर, कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पर हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। यहाँ आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। इसको अगर याद करना, आपको किस प्रकार से याद करोगे, अंदर देखिए, साग सब्जियों को क्या जैसे उसके कूड़ा कचरा, छोटे छोटे छिलके हो जाएंगे साग सब्जियों के, उनको रखा जाता है बंद चीज़ों के अंदर रखा जाता है, फिर क्या होता है, उनसे खाद बनती है। तो खाद के अंदर छिपी हुई होती है, कौन छिपी होती है, उष्मा छिपी होती है। जैसे आप खाद मिट्टी जो है उसको आप खोदेंगे, ठीक है ना, उसको खुदा लेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से उष्मा निकलेगी। उष्मा क्या होती है, उसके अंदर छिपी हुई होती है। तो याद कैसे करेंगे आप, साग सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनती है, तो कौन सी विक्रिया होती है, ये उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है। कौन सी होती है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है। छः का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका होने वाला वो है कि FeSO4 की रिएक्शन जब हम ताप करें, जब FeSO4 को फेरस सल्फेट क्या करें, गर्म करें, फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान आएगा ये वाला, ये पूछ लेगा और ये पूछ लेगा, जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछे, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, फेरस सल्फेट को अगर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनने वाला है, प्लस में जो सल्फर गैस थी, सल्फर के देखो 4 2 ऑक्सीजन 2 सल्फर के परमाणु, तो यहाँ दो सल्फर के परमाणु निकल गए हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 8, देखो यहाँ पर 3 2, तो ये हो गए 3 हो गए, 5 और 5 से 2 7। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी शायद 8 है लेकिन साथ में 8 करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बाहर भी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, गैस से गर्म करेंगे तो यहाँ पर सल्फर 2 और सल्फर 3 बनेगा, सल्फर और सल्फेट बनेंगे। 7 क्वेश्चन है यहाँ पर, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर काले रंग की परत चढ़ जाती हैं, उसे कहते हैं, काले रंग की परत चढ़ जाती हैं, तो की परत चढ़ जाती हैं, ये समझो कि इस पर किसकी परत चढ़ जाती है वो हम पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर नाम आएगा ऑक्साइड, किसकी, ऑक्साइड की। यही वही अभिक्रिया जो मैंने अभी जस्ट अभी करा के आया हूँ अभी आपको मैं, मैग्नीशियम रिबन की, कि मैग्नीशियम धातु है, उसको जब हम वायु के संपर्क में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या होता है, उसका दहन होता है। और दहन के फलस्वरूप क्या होता है, जैसे किसी धातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो दहन की प्रक्रिया होती है, और दहन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो धातु ऑक्साइड की बात मैं करूँ तो इसके अंदर देखिए, ये कॉपर भी क्या आपकी धातु है, चाहे चूर्ण की बात करें, चाहे इसको धातु अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में ले, है तो धातु ही नहीं, तो Cu है,
इसकी मैं दहन कराऊं तो दहन किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CuO, 2CuO। तो यहाँ पर क्या बन गई, कॉपर ऑक्साइड। और देखिए इस कॉपर के ऊपर किसकी परत चढ़ गई, ऑक्सीजन की। जैसे ही कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ गई तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड की परत। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड की परत। तो कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर पर काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या होता है आंसर इसका, ऑक्साइड की परत। अब हम कल बात करने वाले हम जो भी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, जो भी दीर्घ उत्तरात्मक लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से आने वाले, वो सारे के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आई होप सारा का सारा कंटेंट जो भी मैंने आज आपको बताया है मिशन 100 का पार्ट नंबर 5 है अध्याय 1 का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है आज। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले जो भी बड़े क्वेश्चन बनने वाले चैप्टर के अंदर सारा का सारा कवर करने वाले हैं। जो भी आगे मिशन 100 के अंदर आने वाले सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, एक बात याद रखना, शायद इन्हीं से कुछ बाहर जाने वाला है, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँ कि आपको इसी के ऊपर मेरे पर डिपेंड रखूं। इसके अलावा भी मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, और लॉस आपको नहीं होने दूंगा। बस आपको कवर करना, जो भी बता रहा हूं उतना उतना याद कर लेना। शायद क्वेश्चन पेपर में शायद यही आएगा, और शायद क्या यही से ही आने वाला है। बस उम्मीद यही है कि आप अपने मन से तन से इन चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। यही उम्मीद के साथ में गुड बाय, ऑल द बेस्ट। तो आज कल हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, और लाइक जरूर करना है। और आप सपोर्ट करोगे तो मैं कल एक और इसके सेकंड पार्ट में लेकर के आने वाला हूँ। आशा करता हूँ बहुत शानदार पार्ट होगा, वही भी उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।